हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का एसएसटी का लेसन नंबर 5। इसके पहले के जो है वो पहले का जो पार्ट है वो मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आप जा करके इसको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम इसका हाइड्रोस्फीयर द रियल्म ऑफ वाटर इस टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़, अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द लेयर ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड आल्सो इन द एयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जो वाटर वाला एरिया होता है ना अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पे, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और जो एयर में भी जो वाटर होता है, जो वेपर होकर रहता है, तो उस एरिया को भी हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के टोटल सरफेस का 2/3 पार्ट जो है वो क्या है? वाटर से कवर है। देयरफॉर द अर्थ समटाइम्स इज कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट। इसीलिए जो है जो कई बार अर्थ को क्या कहा जाता है? वाटरी प्लैनेट कहा जाता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ओशियन। अर्थ का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो ओशियन से कवर है। देखिए, जैसे कि आप जो है सो पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इधर पैसिफिक है, इधर इंडियन ओशियन है, इधर साउदर्न ओशियन है। इस तरह से देखिए, ये जितना भी ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये सारा का सारा ओशियन है। तो ये कितना है? बहुत ज़्यादा। जितना लैंड है उससे ज़्यादा तो ये क्या है? वाटर ही है। वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट इन पोलर रीजन्स एंड ऑन हाई माउंटेन्स। वाटर ऑल्सो अकर्स ऑन लैंड इन द फॉर्म ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। तो वाटर जो है वो आइस शीट के रूप में पोलर रीजन में है। पोलर रीजन कौन से हुए? जो अर्थ का इधर ऊपर का ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिक वाला जो रीजन है, ये पोलर रीजन हुआ। तो इस रीजन में क्या है? जो वाटर है वो आइस शीट के रूप में प्रेजेंट है, बर्फ़ के रूप में जमे हुए हैं। और हाई माउंटेन्स के ऊपर भी बर्फ़ के रूप में जमे हुए हैं। और लैंड्स पर ये क्या है? लैंड्स पे ये लेक्स और रिवर्स के रूप में होते हैं। ओशियंस, द ओशियंस कवर अबाउट 71% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का टोटल सरफेस का 71% जो है वो ओशियन के द्वारा कवर किया जा रहा है। द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 ओशियंस। जो सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो मतलब कि मेनली 5 ओशियंस में है। वो कौन कौन से ओशियंस हैं? पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द साउदर्न ओशियन, यानी कि उसको अंटार्कटिक भी कहा जाता है। तो आइए अब इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं हम द पैसिफिक ओशियन। दिस ओशियन इज द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा ओशियन है। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ये अर्थ के सरफेस का 1/3 पार्ट जो है ये कवर करता है। कौन सा ओशियन? पैसिफिक ओशियन। दिस ओशियन इज सराउंडेड बाय 4 कंटिनेंट्स। ये 4 कंटिनेंट्स के चारों ओर ये फैला हुआ है। और वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और अंटार्कटिका। इन चारों कंटिनेंट्स के चारों ओर ये ओशियन जो है सब फैला हुआ है। द पैसिफिक इज़ द डीपेस्ट ऑफ ऑल ओशियंस। सारे ओशियंस में जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे ज़्यादा गहरा है। द एवरेज डेप्थ ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ दिस ओशियन इज़ अबाउट 7,300 मीटर्स। जो इसका एवरेज गहराई है मेजर पोर्शन में इस ओशियन का, वो कितना है? 7,300 मीटर्स है। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन इट इज़ अबाउट हाफ ऑफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन का हाफ है। जितना बड़ा पैसिफिक ओशियन है उसका आधा जो है, आधा साइज जो है वो अटलांटिक ओशियन इतना बड़ा है। इट कवर्स अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये अर्थ का टोटल सरफेस का 1/6 पार्ट जो है वो कवर करता है। इट हैज़ 2 डेवलप्ड कंटिनेंट्स ऑन इट्स 2 साइड। और इसके 2 साइड में 2 डेवलप्ड कंटिनेंट्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? यूरोप है जो कि इसका ईस्ट साइड में है, और नॉर्थ अमेरिका इसके वेस्ट साइड में है। आप इसको मैप में देखें। नेक्स्ट है द इंडियन ओशियन। इट इज़ ए स्मॉलर देन द पैसिफिक एंड अटलांटिक। ये जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन है इससे ये छोटा है। इट इज़ बाउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के चारों ओर
से फैला हुआ है। इट इज़ द ओनली ओशियन विच हैज़ इन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री इंडिया। और यही एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम से पड़ा है। इंडियन ओशियन यानी कि इंडिया के नाम से पड़ा है इस ओशियन का नाम। नेक्स्ट है द आर्कटिक ओशियन। दिस ओशियन लाइज विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड हैज़ नॉर्थ पोल इन इट्स सेंटर। तो ये जो आर्कटिक ओशियन ये कहाँ है? आर्कटिक सर्कल पर है और ये नॉर्थ पोल में है। इसका जो सेंटर है, आर्कटिक सर्कल कहाँ है? यहाँ ऊपर में इस तरह से है, तो वहाँ पर है ये। द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशियंस मर्ज इनटू इट इन द नॉर्थ। जो पैसिफिक ओशियन है और जो अटलांटिक ओशियंस हैं वो नॉर्थ में जाकर के इससे मिल जाती हैं। जैसे कि इधर से जाके पैसिफिक मिलती है, इधर से अटलांटिक मिलती है और यहाँ पे आर्कटिक है। एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका मेक देयर नॉर्दर्न बाउंड्रीज विद दिस ओशियंस। और एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो है इसके नॉर्दर्न बाउंड्रीज बनाती है इस ओशियन की। द आर्कटिक ओशियन रिमेन्स फ्रोजन फॉर ए लार्जर पार्ट ऑफ ए ईयर। तो इस आर्कटिक ओशियन का जो है काफ़ी बड़ा भाग जो है पूरे साल तक जमा हुआ रहता है बर्फ़ के रूप में। नेक्स्ट है द साउदर्न ओशियन यानी कि अंटार्कटिका। अंटार्कटिक ये नीचे की साइड में यहाँ पर है। द साउदर्न ओशियन इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन अराउंड अंटार्कटिक। जो साउदर्न ओशियन है ये फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन है जो कि अंटार्कटिक के आसपास है। दिस ऑक्यूपाइज अबाउट 20% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोबल ओशियन। यानी कि ग्लोबल ओशियन का लगभग 20% एरिया कवर करता है। नेक्स्ट हमारा है बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर रेफर्स टू ए नैरो जोन विच इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो बायोस्फीयर किसे कहते हैं कि एक नैरो जोन होता है जहाँ पर क्या होता है कि अर्थ का सरफेस जो होता है, लैंड, वाटर और एयर तीनों के तीनों मिलते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये लैंड है, ये वाटर है और ये एयर है। ये तीनों जहाँ पे मिल करके लाइफ पॉसिबल बनाते हैं उसे ही बायोस्फीयर कहा जाता है। इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जो है हर तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फॉर्म होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। यहाँ पे सभी तरह के लाइफ जो है वो पॉसिबल होता है। बायोस्फीयर एग्जिस्ट वेयर द अपर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, द लोअर पार्ट ऑफ द एटमोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर कम इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। तो जहाँ बायोस्फीयर कहाँ पे होता है? जहाँ पे अपर पार्ट जो होता है लिथोस्फीयर का यानी कि लैंड, और लोअर पार्ट जो एटमोस्फीयर का जो ये एटमोस्फीयर है तो इसका जो लोअर पार्ट है ये, और ये जो हाइड्रोस्फीयर है, ये तीनों आकर के जहाँ मिल जाते हैं एक दूसरे से उसे ही बायोस्फीयर कहा जाता है। All plants, animals, and microorganisms live together in their physical environment and interact with each other. सभी प्लांट्स, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक साथ यहाँ पे रहते हैं इस इन्वायरमेंट में, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, ठीक है। दे आर इंटर डिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल। ये अपने जीवन के लिए जो है सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्होंने फिर जो है सो अदर मटेरियल्स जो भी होते हैं वो जिससे जीवित रह सकते हैं वो उस चीज़ को लिया। तो इस प्लांट्स जो है उनमें पानी की ज़रूरत है तो पानी भी यहाँ मिल गया। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या हैं? सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। लाइफ एग्जिस्ट ओनली अबाउट 9 किलोमीटर अबव द अर्थ एंड अबाउट 9 किलोमीटर अबव द अर्थ एंड अबाउट 11 किलोमीटर बिलो द ओशियन सरफेस। यानी कि जो लाइफ है यहाँ पर अर्थ से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर और ओशियन सरफेस में जो है सो लगभग 11 किलोमीटर नीचे तक ही पॉसिबल है। उससे ज़्यादा नीचे, इससे ज़्यादा ऊपर और इससे ज़्यादा नीचे जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट इज़ दिस स्फीयर वेयर 4 नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ये ऐसा स्फीयर है जहाँ पर 4 नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं। वो क्या है? लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट आर प्रेजेंट। जहाँ पर ये 4 नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। जो यहाँ का जो फिजिकल कंडीशन होता है अर्थ का वो अलग अलग प्लेस पे वेरी करता है
और जो ये क्या होता है कि अलग अलग जो पार्ट में जो लाइफ्स हैं वो कहाँ पर कैसा होगा वो इस पे डिपेंड करता है, इस पे वेरी करता है। इसके लिए यही जो है सो रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो वेरी इन देयर साइज एंड शेप्स। प्लांट्स और एनिमल्स भी जो होते हैं वो भी उनके साइज और शेप पे वेरी करते हैं। दे डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज दे रिक्वायर ए सर्टेन हैबिटेट फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। तो जो जितने भी ये जो हैं प्लांट्स एनिमल्स हैं, इनके बीच जो ये कौन सा प्लांट्स या एनिमल्स कहाँ पे ग्रो करेगा, कहाँ पे सर्वाइव करेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर जो है सो उनकी ज़रूरत के अनुसार से उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हर एरिया में हर एनिमल्स या फिर जो है सो हर तरह के प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन ए बैलेंस इन ए रीजन। सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं किसी क्षेत्र विशेष में जो है सो अपना बैलेंस मेंटेन करके रहते हैं। इट इज़ द ह्यूमन बीइंग हु इंटरफेयर्स एंड क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एक ह्यूमन बीइंग ही है जो कि इनके बीच में क्या करता है, इम्बैलेंस क्रिएट करता है, असंतुलन को जो है ये उत्पन्न करता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स तो जो है वो अपना बैलेंस मेंटेन करके रहते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो इनमें हस्तक्षेप करके, इनमें इंटरफेयर करके उनके बीच इम्बैलेंस को उत्पन्न करता है। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, मोर स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है सो वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या है कि अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए और ज़्यादा स्पेस चाहिए। जैसे कि क्या है, एग्रीकल्चर। जब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा लोगों को खाने की ज़रूरत पड़ेगी, फूड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा, तो ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। फिर इंडस्ट्री के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, शहर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। मैन इज डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट केयरलेसली एंड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। और जो मैन है वो क्या कर रहे हैं कि जंगलों को बहुत ही केयरलेसली जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज़ सेवरल प्रॉब्लम्स have emerged before human beings. As a result of these activities, several problems have emerged before human beings, for example, soil erosion, floods, etc. Besides these, pollution of the air and water has increased beyond the point of control. तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन है या फ्लड्स है, बाढ़ वगैरह हैं, भूकंप है, ये सब तरह की घटनाएं कई तरह सारे हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही हैं। और इसके साथ और भी क्या हो, इस इतना ही नहीं बल्कि और भी क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन जो है एयर में और वाटर में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो नहीं कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो उनका कंट्रोल का पॉइंट है, जितना होना चाहिए, जो लिमिट है, उस लिमिट से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो एयर और वाटर में बढ़ गया है। तो आपका ये चैप्टर जो है सो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इससे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टिक टिक द करेक्ट ऑप्शन उसको ही कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड माउंटेन। तो इनमें से कौन एक ओल्ड माउंटेन है, तो हमने देख पढ़ा था कि द अरावली रेंज ये है एक ओल्ड माउंटेन। हाउ मच सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ओशियन, 71%। द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशियन। Which continent is the most advanced and economically developed continent? तो ये कौन सा है, यूरोप है। Which one of the following gases has the largest volume in the atmosphere? सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेज हैं, वो है नाइट्रोजन, 78% है। नेक्स्ट है fill in the blanks. Is a narrow belt or zone of the earth where all forms of life exist. यानी कि एक नैरो जोन है जहाँ पे सभी तरह के लाइफ जो है वो पॉसिबल है। वो क्या है, यहाँ बायोस्फीयर, यहाँ पे बायोस्फीयर लिखेगा। एन इनवलप ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर होगा। इज द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स, तो यहाँ पे होगा लिथोस्फियर, नंबर 3 में लिथोस्फियर। नंबर 4 में ए हाईली elevated land from the surroundings with very steep slope is known as mountains, and uplands with rugged surface is called plateau. Next है matching. The separate Europe and it separates Europe and Asia, यानी कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो ये क्या है, यूराल माउंटेन एंड यूराल रिवर।
इट जॉइंस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है। वो क्या है? इस्थामस ऑफ पनामा। द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, एशिया। इट हेल्प्स इन बर्निंग ऑक्सीजन। कंटिनेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, अंटार्कटिका। तो बाकी का जो क्वेश्चन है डी नंबर और ई नंबर, इसका वीडियो मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया हो। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। इसको अच्छे से पूरी वीडियो को देखें, समझें और सारे फैक्ट्स को लर्न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।